नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन कुमार निगम। एक बार फिर आपका नित्य क्लास में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। कैसे हैं दोस्तों आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं यहां पर आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके लिए होंगे बेहद खास। जी हां दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आपके लिए हिंदी के आपके लिए होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं। लीजिएगा, आपके लिए बहुत तेजी के साथ में मैं चलूंगा। अगर आपने इनको क्या है तो समझ लीजिएगा, आपका यहां से पेपर सीधा सीधा लगने वाला। जी हाँ दोस्तों, चलिएगा 31 तारीख को आप रखने हैं टारगेट। यहाँ पर आपका सीटेट होगा और ये क्वेश्चन होंगे बिल्कुल मान लीजिए हो यही आने वाले हैं। चलिएगा शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और ये पहला क्वेश्चन आपके लिए रखते हैं, ये लीजिएगा। बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है? अब बताएंगे दोस्तों। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यहां पर है बालक को किस सोपान से पता चलता है कि उसे क्या पढ़ना है। यहां पर अनुकरण वाचन होगा आपका, आदर्श वाचन, प्रस्तावना और आपका स्पष्टीकरण। तो दोस्तों यहां पर अगर बात करते हैं, अगर हम किसी बच्चे की बात करें कि बच्चे को कैसे पता चलता है कि वह यहां पर किस सोपान से क्या पढ़ना है, इसके बारे में अगर जानना है तो अगर उसके पास में बात देखी जाए तो अनुकरण वाचन से, आदर्श से, या प्रस्तावना से, या स्पष्टीकरण से। अगर उसके पास में प्रस्तावना है तो उसकी रुचि बढ़ जाती है और उससे पता चल जाता है उसे। तो यहां पर पता चलता है आपका प्रस्तावना से। राइट आंसर आपका इसका होता है प्रस्तावना। बालक को किस सोपान से पता चलता है उसे क्या पढ़ना है, तो यह दोस्तों आता है यहां पर इसका प्रस्तावना होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। अब ये देखना होगा आपका, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। यहां पर सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, पढ़ना नहीं है, फिर विचार करना नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर आपका रहेगा, इसको आप देखेंगे, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। अब यहां पर आधारभूत कौशल जो है उसकी आप बात कर रहे हैं, अब इसमें ये नहीं है तो आपको बताना है इसमें। तो दोस्तों यहां पर क्या रहेगा, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है, सुनना है, बोलना है, पढ़ना है और विचार करना है। देखिएगा ये भी आपका सुनना भी होता है, बोलना भी होता है और पढ़ना भी होता है। लेकिन अगर यहां पर बात की जाए कि आधारभूत कौशल नहीं है तो विचार करना आपका आधारभूत कौशल नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका यहां पर होता है डी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। हर्बर्ट, यहां देखिए, हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है। अब यहां पर क्या रहेगा, इसमें क्या रखना है आपको, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, प्रस्तावना है आपका, प्रस्तुतिकरण है आपका, यहां पुनरावृत्ति है आपका, और यहां पर है तुलना। तो देखेंगे यहां हर्बर्ट की पंचपदी का पद नहीं है, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, पुनरावृत्ति है और आपका तुलना है। तो इसमें दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसमें क्या राइट आंसर आपका होगा, तो यहां पर रहेगा आपका पुनरावृत्ति है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाता है दोस्तों। चलेगा अगला क्वेश्चन देते हैं आपको, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कविता शिक्षण की विधि नहीं है। बताएंगे यहां पर कविता शिक्षण की विधि नहीं है। अब यहां पर कौन सी विधि नहीं है, कविता शिक्षण की विधि नहीं है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर रहेगा यहां पर रसावादान विधि होगा आपका, व्याख्यान विधि होगा आपका, गीताभिनय विधि होगा आपका, और यहां पर अनुकरण विधि होगा आपका। अब यहां पर आप देखेंगे इसमें से फिर एक बार आपके रहेगा, कविता शिक्षण की विधि नहीं है, रसावदान विधि है आपका, व्याख्या विधि है आपका, गीताभिनय विधि है आपका, और यहां पर राइट आंसर होता है अनुकरण विधि। अब ये देख लीजिएगा, इसमें आपका जो आंसर बनकर आता है ये रहेगा आपका यहां पर अनुकरण विधि, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों। और लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 होगा, बेहद खास होगा। आप देख रहे हैं लगातार आपके क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कैसे आपको लग रहे हैं ये आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, भाषा सहसंगर विधि उपयोगी है। अब बताएंगे भाषा सहसंगर विधि उपयोगी है, पद शिक्षण में होता है आपका, गद्य शिक्षण में होता है, व्याकरण में होता है और आपका लेखन में होता है। भाषा सहसंगर विधि उपयोगी है, तो यहां पर पद शिक्षण में रखेगा, गद्य शिक्षण में रखेगा, व्याकरण में रखेगा और आपका लेखन में रखेगा। तो आप बताएंगे दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या मिलता है। अब देखते हैं, आप बताइएगा, तब तक मैं आगे चलता हूं और लेता हूं इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों यहां पर है भाषा सहसंगर विधि उपयोगी है, तो यहां पर आपका रहेगा इसमें व्याकरण में। तो राइट आंसर इसका सी आपका होगा, व्याकरण में है। क्वेश्चन आपके सामने था, आपने देखा इसे। अगला क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन आपका होगा एक नए क्वेश्चन के साथ में, फिर बढ़ते हैं आगे। ये लीजिएगा, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं है। बताएंगे वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है पद में नहीं है। तो यह रखेगा मौन वाचन है आपका, आदर्श वाचन है आपका, अनुकरण वाचन है आपका और आपका संवेद वाचन है। तो देखिएगा दोस्तों यहां पर एक बार फिर आपके लिए, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं है। मौन वाचन है, आदर्श वाचन है,
अनुकरण वाचन है, आपका संवेद वाचन है। तो देखेंगे यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका है, आप चुनिएगा। मैं बता देता हूं, राइट आंसर इसका रहेगा आपका मौन वाचन होगा। वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद में नहीं है, यह आपका रहेगा मौन वाचन। अगला है दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। बताएंगे दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है, एक से अधिक होती है, शिक्षिका का अभाव है, यहाँ पर शिक्षक का अभाव है आपका, और यहाँ पर 20 शिक्षक हैं या इनमें से कोई भी नहीं है। दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या होती है। अब कितनी संख्या होती है दल शिक्षणों में, शिक्षकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक से अधिक होना चाहिए, या फिर शिक्षकों का अभाव दिखाता है, या फिर आपका 20 शिक्षक होने चाहिए। यानी कि कहना चाहे जो दल की हम बात करते हैं उसमें ऐसी कोई नंबर वैल्यू नहीं रख दी जाती कि 20 शिक्षक ही होंगे, बल्कि उसमें क्या है, एक से अधिक आप मान सकते हैं। एक से अधिक जो आप देखते हैं वह शिक्षकों का वहां पर दल कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। कौन सी विधि, देखिए कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। बताएंगे कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। समवाय विधि आपका यहां पर रहेगा, कहानी कथन विधि होगा, सूत्र विधि होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। तो दोस्तों बताएंगे एक बार, फिर आपके पास में होगा। यहां पर है कौन सी विधि संस्कृत से हिंदी शिक्षण में आई है। समवाय विधि होगा आपका, कहानी कथन विधि होगा, सूत्र विधि है, और इनमें से कोई भी नहीं है। तो ऐसा कौन सी विधि है जो आपकी संस्कृत से चल करके हिंदी में आई है, और वह कौन सी विधि होती है, तो आपके सामने रहेगा सूत्र विधि। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। जब शिक्षक द्वारा हाथों में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं। अब देखिए, जब शिक्षक द्वारा हाथों में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन कहा जाता है, आदर्श वाचन कहा जाता है, मौन वाचन कहा जाता है, संवेद वाचन कहा जाता है। तो बताएंगे दोस्तों यहां पर आप उसे क्या कहेंगे, कौन सा वाचन उसे कहा जाता है। जब शिक्षक द्वारा हाथों में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन है, आदर्श वाचन है, मौन वाचन है, और आपका संवेद वाचन इसमें रखा गया है। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो यहां पर आप रखेंगे इसका आदर्श वाचन। इसका राइट आंसर आपका यहां पर होगा आदर्श वाचन, आप इसमें चुन लेंगे। अगला होता है वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है कहलाती है। तो दोस्तों यहां पर बताएंगे वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है वह कहलाती है स्व अध्ययन कहता है, गृह कार्य, प्रोक्षित अध्ययन कहा जाता है, या मौखिक कार्य कहा जाता है। तो दोस्तों बताएंगे इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। या वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करता है कहलाती है। तो इसमें आप बताएंगे सह अध्ययन होगा, आपका कार्य गृह कार्य होगा, पर्यवेक्षित अध्ययन होगा, और आपका मौखिक कार्य होगा। तो दोस्तों यहां पर आप बताएंगे राइट आंसर आपका इसमें क्या रहेगा। तो दोस्तों अगर बात करते हैं तो इसका राइट आंसर सी होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी ऑफलाइन वीडियो है, आप देख रहे हैं इसे। और एक बात मैं आपको बता दूं जो आप देखना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप मेरी चाहते हैं क्लास लेना, यहाँ पर नित्य चैनल पर मेरी 3 क्लासें आती हैं। एक क्लास यहाँ पर सुबह 7 बजे मेरी करंट की होती है, करंट अफेयर क्लास यहाँ पर आती है, और सबसे खास बात है 7:20 पर यह शुरू होती है करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, दूसरी क्लास मेरी यहाँ पर होती है 1 बजे, इतिहास की क्लास होती है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरी क्लास मेरी यहाँ पर होती है हिंदी की, जो आपकी 3 बजे होती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जितने साथी देख रहे हैं और चाहते हैं मुझसे जुड़ना, वो मेरे नंबर पर 99174212 और 93, आप इस नंबर पर मुझे अपने नाम के साथ में हाय भेजेंगे। पहले हाय भेजेंगे और नाम लिख देंगे, और मुझे सीधा सीधा आप भेज सकते हैं, और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। जब जब मेरी क्लास शुरू होंगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप क्लास में सीधा सीधा आ सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका समय। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ प्राप्त हो तो आप नित्य चैनल के टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये रहा वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं कहलाती है पर्यवेक्षित अध्ययन कहलाता है। राइट आंसर सी रहा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना का मूल आधार होता है। बताएंगे प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान से है, सहायक सामग्री से है, शिक्षण उद्देश्य से है, समस्यात्मक प्रश्न से है।
तो बताएंगे प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान से, सहायक सामग्री से, शिक्षण उद्देश्य से, समस्यात्मक प्रश्न से। तो बताएंगे यहां पर आप इसको क्या चुनेंगे, क्या रहेगा आपका राइट आंसर और क्या आप बताने वाले हैं। तो दोस्तों यहां देखेंगे प्रस्तावना का मूल आधार होता है पूर्व ज्ञान है, सहायक सामग्री है, शिक्षण उद्देश्य से, समस्यात्मक प्रश्न है। राइट आंसर आपका रहेगा यहां पर पूर्व ज्ञान से आपके लिए यहां पर चुना जाता है पूर्व ज्ञान। आगे लीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको देते हैं, बढ़ते हैं आगे। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि के नाम से जाना जाता है, सामान्य अनुमान विधि के नाम से जाना जाता है, उदाहरण विधि के नाम से जाना जाता है, सत्यापित विधि के नाम से जाना जाता है। आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि से, सामान्य अनुमान विधि से, उदाहरण विधि से, सत्यापित विधि से। तो आप बताएंगे दोस्तों यहां पर आप क्या चुन रहे हैं इसका राइट आंसर। दोस्तों मैं बढ़ता हूं आगे और राइट आंसर की तरफ चलते हैं। जहां पर आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है वह होता है वहां पर आपका उदाहरण विधि। ठीक है, आप आगमन विधि को दूसरे किस नाम से जानते हैं? उदाहरण विधि के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर आपका सी होता है। अगला है प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताएंगे प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है। यहां पर पद शिक्षण विधि से है आपका, गद्य शिक्षण विधि से है आपका, रचना शिक्षण विधि से है, कविता शिक्षण विधि से है। तो लीजिएगा अगला क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर दिया है, आप देखेंगे प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद शिक्षण विधि से है, गद्य शिक्षण विधि से है, रचना शिक्षण विधि से है और कविता शिक्षण विधि से है। तो दोस्तों यहां पर बताएंगे इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पद शिक्षण विधि से है, गद्य शिक्षण विधि से है, रचना शिक्षण विधि से और कविता शिक्षण विधि से। तो दोस्तों अगर इसकी बात करते हैं तो राइट आंसर आपका रहेगा गद्य शिक्षण विधि। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? तो यहां पर आपका रहेगा गद्य शिक्षण विधि से। अगला क्वेश्चन होगा निगमन में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। बताएंगे निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है, सभी विषयों में उपयोगी होगा, छात्रों की निष्क्रियता की बात करता है, निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है, निम्न स्तर के लिए उपयोगी होगा, मनोवैज्ञानिक यहां पर रखा जाएगा। तो देखेंगे निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है, सभी विषयों में उपयोगी है, छात्रों की निष्क्रियता है और निम्न स्तरों के लिए ही उपयोगी है और आगे होगा मनोवैज्ञानिक। तो दोस्तों यहां पर बताएंगे इसका राइट आंसर आपकी तरफ से क्या होने वाला है और आप क्या चुनने वाले हैं। तो दोस्तों यहां पर चुना जाएगा निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है, सभी विषयों में उपयोगी है, छात्रों की निष्क्रियता है, निम्न स्तरों के लिए उपयोगी होगा और मनोवैज्ञानिक यहां पर आप रख सकते हैं। राइट आंसर आपका रहेगा निम्न स्तरों के लिए ही उपयोगी है। राइट आंसर आपका सी हो जाता है यहां पर। अगला क्वेश्चन माध्यमिक कक्षाओं में देखिएगा, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? देखेंगे माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नंबर 2 नियमित ज्ञान होना चाहिए, शुद्ध व्याकरण होना चाहिए, व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। तो बताएंगे माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र है, नियमित ज्ञान है, शुद्ध व्याकरण है, व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान होगा। तो यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कितना खास क्वेश्चन है ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो क्वेश्चन यहां पर आप देख पा रहे हैं माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए, तो यहां पर व्याकरण के सूत्र है, नियमित ज्ञान है, शुद्ध व्याकरण है और व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान है। राइट आंसर आपका डी होगा। यहां पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेते हैं। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना जरूरी है? भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो यहां पठन का है, श्रवण का है, बोलने का है और आपका लिखने का है। भाषा शिक्षण के मूल कौशल में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, आपको यह बताना है भाषा शिक्षण के मूल कौशल में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए। तो राइट आंसर अगर रखते हैं तो यहां पर किसका कराना चाहिए सबसे अंत में? तो अंत में रहेगा आपका पाठन का, श्रवण का, बोलने का। तो लिखना सबसे अंत में आता है दोस्तों, आप रखेंगे इसे, लिखना इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है
मातृभाषा, देखिए मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे, देखेंगे मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे। यहाँ पर समाधान पद्धति है, डाल्टन पद्धति है आपका, खेल पद्धति है आपका, और प्रोजेक्ट पद्धति है। तो यहाँ पर रहेगा आपका क्या आंसर आप चुनेंगे, यहाँ पर मातृभाषा में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे, यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएंगे, तो यहाँ पर रहेगा खेल पद्धति, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है, देखेंगे यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। यहाँ पर अनुकरण विधि होगा आपका, प्रश्नोत्तर विधि होगा, रूपरेखा विधि होगा और सूझ विधि होगा। तो यहाँ पर आप रखेंगे प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है। यहाँ पर अनुकरण विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है, रूपरेखा विधि है और सूझ विधि यहाँ पर आपका रखा जाएगा। तो राइट आंसर की अगर बात करते हैं यहाँ पर तो आपका होगा प्रश्नोत्तर विधि, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। लीजिएगा यहाँ पर देखेंगे पठन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। अष्टायन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा। समास विग्रह का क्या जाएगा, चित्र दिखाकर क्या जाएगा, व्युत्पत्ति द्वारा दिखाया जाएगा, अर्थ कथन दिखाकर। तो दोस्तों यह जानकर क्या जाएगा इसके बारे में। अब देखिए अष्टानन है, यहाँ पर अष्टानन आपने सुना होगा, दशानन आपने सुना होगा, है चतुरानन आपने सुना होगा। देखिए चतुरानन 4 सिरों वाला, अष्टानन है ना, अष्टानन आपके पास में अष्ट सिरों वाला हो जाएगा और उसके बाद में दशानन 10 सिरों वाला हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बनता है कौन सा समास, बहुब्रीहि समास बनता है और बहुब्रीहि समास की तरफ इशारा करता है और इसका मतलब होता है यहाँ पर समास से। ठीक है, यह किसकी तरफ इशारा करता है, अष्टानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, समास विग्रह का प्रयोग किया जाएगा और इसमें बहुब्रीहि समास आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है, बताएंगे कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध, नंबर 2 भावना उद्भावन, मनोरंजन और आपका मापन क्षमता। बताएंगे कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थ बोध होगा, भावना उद्भावन होगा, मनोरंजन होगा और मापन क्षमता होगा। तो बताइएगा यहाँ पर आप किसकी तरफ जाते हैं, यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर होगा। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है भावना भावन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, वो लेते हैं अगला क्वेश्चन, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है प्रश्नोत्तर प्रणाली होगा आपका, तुलना प्रणाली होगा आपका, शब्दार्थ प्रणाली होगा आपका और व्याख्या प्रणाली आपका यहाँ पर रहेगा। वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही पद्धति है प्रश्नोत्तर प्रणाली है आपका, तुलना प्रणाली है, शब्दार्थ प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली है। राइट आंसर की अगर बात करें वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि की बात हम यहाँ पर करते हैं तो राइट आंसर आपका होगा शब्दार्थ प्रणाली, इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही पद्धति है तो शब्दार्थ प्रणाली, इसका राइट आंसर आपका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। बताएंगे प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली, नंबर 2 व्यास प्रणाली होता है, तुलना प्रणाली होता है, गीत व अभिनय प्रणाली यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है व्याख्या प्रणाली है, व्यास प्रणाली है, तुलना प्रणाली है, गीत एवं अभिनय प्रणाली है। तो राइट आंसर की तरफ अगर जाएं तो इसका राइट आंसर आपका होता है, क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर रहेगा राइट आंसर आपका गीत व अभिनय प्रणाली, इसका होता है आपका राइट आंसर डी है। ये लीजिएगा प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है तो वह गीत व अभिनय प्रणाली दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है। बताएंगे व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलना सीखने के लिए, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, भाषा को बोलना सिखाने के लिए, भाषा को समझाने के लिए। तो दोस्तों बताएंगे व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है भाषा को बोलना सीखने के लिए है, भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए है, भाषा को बोलना सिखाने के लिए है, भाषा को समझाने के लिए है। तो दोस्तों अगर बात करेंगे व्याकरण ज्ञान की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर रहेंगे भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर रहेगा बी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए। यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ और लेते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन होगा डाल्टन, देखिएगा डाल्टन योजना शिक्षण पद्धति
किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर और माध्यमिक स्तर पर। तो बताएंगे डाल्टन शिक्षण पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पूर्व प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर है, उच्च प्राथमिक स्तर है और माध्यमिक स्तर है। तो बात यहां पर रखते हैं अगर, तो इसका राइट आंसर आपका रहेगा प्राथमिक स्तर। इसका राइट आंसर आपका होता है, ये लीजिएगा यहां पर आपका प्राथमिक स्तर हो जाएगा। अगला आंसर है प्रोजेक्ट प्रणाली का परिवर्तन क्या है? बताएंगे प्रोजेक्ट प्रणाली का परिवर्तन क्या है? किलपेट्रिक ने, आपका देखेंगे यहां मोंटेसरी ने क्या है, हेलन पार्कहर्स्ट ने क्या है और फ्राबेल ने क्या है। तो बताएंगे प्रोजेक्ट प्रणाली का परिवर्तन क्या है? किलपेट्रिक ने, मोंटेसरी ने, हेलन पार्कहर्स्ट ने और फ्राबेल ने। तो राइट आंसर की अगर बात करें तो किलपेट्रिक यहां पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके नॉन स्टॉप आपके 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बेहद खास थे।